Hi guys, welcome back to Rapid Revision series. Myself C Vikul Gupta. In this video we are covering essay 200 सीरीज जिसमें हम पूरे essay 200 सीरीज का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने SQC1 और essay 220 को कंप्लीट करा है। नाउ वी आर गोइंग टू डू essay 200 सीरीज जो कि हम रैपिड रिवीजन करेंगे और इसमें essay 200, 210 एंड 230 यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। यहाँ पे मगअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। कोई क्वेश्चन भी आएगा तो वो किसी के रेफरेंस में आएगा तो आपको यहाँ पे इसका रेफरेंस देना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद essay 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का? वही रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एक्सप्रेस करना ओपिनियन, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करना, वही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये क्या होता है? आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना पड़ता है। आपको ऐसे पर्टिकुलर एक ऑडिट प्रोसीजर मेंटेन नहीं करना, थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करके रखना पड़ता है। यहाँ पे आता है हमारे मेन बात की इनहेरेंट लिमिटेशंस की। यहाँ पे आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, आप देते हो रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि आप जो ऑडिट रिस्क है उसको जीरो तक नहीं ला सकते क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। सर कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। और ये आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर्टेन मैटर्स और असर्शंस ऐसे होते हैं जहां पे ऑडिटर को डिफिकल्टी होती है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर कौन कौन से मैटर्स ऐसे होते हैं? फ्रॉड की बात करेगा ऐसे 240 में, 550 में, 250 में, 570 में। आप अगर ध्यान से देखो 240 के अंदर भी हम इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करते हैं क्योंकि वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड वहां पे हमारी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे ऑडिटर को डिफिकल्टी होती है। सेम ऐसे ही रिलेटेड पार्टी के केस में भी आपको सारी रिलेटेड पार्टी आप आइडेंटिफाई कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप जितने प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, आपको जितनी आइडेंटिफाई हुई आप उसी के बेसिस पे वर्क करते हो, उसी के बेसिस पे रिपोर्टिंग करते हो। सेम ऐसे ही नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, ऐसे 250 के अंदर भी हम इनहेरेंट लिमिटेशन की बात करते हैं और सेम ऐसे ही गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। सर इसका रिलेवेंस कैसे आएगा? अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे 240 का क्वेश्चन आया, 250 का क्वेश्चन आया, 550 का क्वेश्चन आया, 570 का क्वेश्चन आया, जहां पे ऑडिटर के ऊपर बात आ जाती है कि ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया फ्रॉड को, मैं नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन को, रिलेटेड पार्टी को, और ऑडिटर ने सही से प्रोसीजर परफॉर्म भी करे थे फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वहां पे हमें एक पॉइंट लिख के आना कि देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन वेयर ऑडिटर इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो वहां पे आपको ऐसे 200 का रेफरेंस देके आना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको इसको लिंक करना है। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट द ऑडिट प्रोसीजर व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव। सेम पॉइंट हम कहां डिस्कस करते हैं? ऐसे 501 के अंदर। यहाँ पे जब इन्वेंट्री की लोकेशन ऐसी होती है या इन्वेंट्री की नेचर ऐसी होती है जहां पे ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, तो वहां पे भी हम ये लाइन लिख के आते हैं कि डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये पूरा था हमारा ऐसे 200। जब हम बात करते हैं ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको प्री कंडीशंस होती है वो अपने एंगेजमेंट में साइन करानी पड़ेगी, वो आपको एंगेजमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। सर कौन कौन सी प्री कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए? कि भैया जो आपने एफआरएफ यूज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो एक्सेप्टेबल है ना, उस चीज के रिगार्डिंग कंडीशन होनी चाहिए, उस चीज के रिगार्डिंग आपको मेंशन होना चाहिए अपनी प्री कंडीशंस में। सेकंड भाई, मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करे। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, साथ साथ डिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे, मेंटेन करे इंटरनल कंट्रोल, साथ साथ ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो उसके प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हुई थी, साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो ऑडिटर चाहता है, और साथ साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। तो ये सारी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सारी प्री कंडीशंस हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर होनी चाहिए। सर अगर प्री कंडीशंस एंगेजमेंट लेटर में नहीं है तो भैया एक्सेप्ट ही मत करो, उस केस में तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। और यही प्री कंडीशंस हम कहां बात करते हैं? SAE 3420 के अंदर बात करेंगे, SRE 2400 के अंदर भी यही प्री कंडीशंस की बात करेंगे, बट वहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लैंग्वेज कैसे सर? एफआरएफ की जगह वहां पे आ जाता है अप्लाइड क्राइटेरिया। तो ये आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए, बाकी सारी जगह प्री कंडीशंस की बात करते हैं हम। फिर आते हैं कंटेंट क्या होगा टर्म ऑफ एंगेजमेंट, तो काफी बेसिक है। क्या क्या कंटेंट हो सकता है भैया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑडिटर की मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा, वो सारी चीजें बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ AFR एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इस एंटिटी पे ये वाला FRF एप्लीकेबल होगा, तो वो सारे सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आता है, जो केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो ये वाला पॉइंट है कि एफआरएफ एप्लीकेबल है जो एंटिटी के ऊपर, वो अनएक्सेप्टेबल। ऑडिटर को पता है यार जो एफआरएफ से तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बट हम क्या करें, वो तो प्रिस्क्राइब करा हुआ है लॉ एंड रेगुलेशन का। लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है कि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं चाहे वो एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हो फिर भी। तो बट यहाँ पे तो ऑडिटर के हाथ बंध गए। अब ऑडिटर क्या करे, तो ऑडिटर ये चाहता है जैसे मेरे हाथ बंधे हैं ऐसे ही बस मैं इनको इसको इन्फॉर्म कर दूं। किसको इन्फॉर्म कर दे, जो यूजर्स इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा उसको बता दूं कि यार ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो अनएक्सेप्टेबल है, बट लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बने हैं। तो उस केस में वो मैनेजमेंट से बोलेगा मैनेजमेंट तू एडिशनल डिस्क्लोजर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसी चीज का, जिससे वो मिसलीड ना हो पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डिस्क्लोजर देगा वो, यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एफआरएफ यूज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ऐसा मैनेजमेंट से बोल के एडिशनल डिस्क्लोजर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बट सर ऑडिटर खुद क्या करेगा, ये तो मैनेजमेंट ने करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऑडिटर क्या करेगा, हाईलाइट करेगा उस एडिशनल डिस्क्लोजर को, जो ये डिस्क्लोजर है ना इसको हाईलाइट करेगा। सर हाईलाइट कहां पे करेगा, आप खुद बताओ, ईओएम पैरम करना चाहिए, ओएम पैरम करना चाहिए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है तो भैया उसके रिगार्डिंग आपको जो रेफरेंस दोगे वो हमेशा ईओएम पैराग्राफ के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑडिटर का हाथ बंधा है तो यार ये थोड़ी है कि वो ये लिख देगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, प्रेजेंट फेयरली है, ऐसा तो लिख ही नहीं सकता ना, क्योंकि एफआरएफ तो अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आपको ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली ऐसे वर्ड को यूज नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। सर अगर लिमिटेशन हो जाए ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा दे मैनेजमेंट, तो भैया पहले से ही लगा दी तो आप एक्सेप्ट ही मत करो ना, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सर अगर एक्सेप्ट करने के बाद कोई लिमिटेशन लगा दी, वो हम ऐसे 700 सीरीज में देखते थे, वहीं पे देखेंगे कि वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता था लिमिटेशंस को रिमूव करो, उसके बाद और प्रोसीजर होता है वो वहीं पे देखेंगे। फिर आता है सर्कमस्टेंसेस दैट वारंट द रिवीजन ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे ऑडिट एंगेजमेंट को, सर्टेन सिनेरियोज में ही रिवाइज करोगे। सर कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, या सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गए, नेचर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गए, आपका ओनरशिप चेंज हो गए, रिवाइज हो गया स्पेशल टर्म ऑफ एंगेजमेंट में, लॉ एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, एफआरएफ चेंज हो गए, तो उस केस में आपको चेंज करनी पड़ जाएगी, उस केस में आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को। फिर आता है ऑडिट ऑफ कंपोनेंट, जो बेसिक है वो आप रीड कर लेना। फिर आता है हमारा एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जब हम बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज का बनेगा, यार जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड है उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, जिस कंक्लूजन पे आप रीच हुए हो उसके रिगार्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। तो इन सब चीजों के लिए आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं। बाकी सारे इसमें बेसिक है, फॉर्म कंटेंट वंटेंट। बट किसी एक्सेप्शनल केस में इफ ऑडिटर जजेस दैट इट इज नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे, मतलब आप यही पॉइंट हमारे एसे 501 के अंदर था, मतलब आपको जो एसे ने बोला है आप उसके डिपार्ट करना पड़ रहा है, आप उसके रिगार्डिंग फिर क्या करोगे, आप भैया अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो और रीजन फॉर डिपार्चर भी लिख दो। सेम यही पॉइंट आपका कहीं कहां था, पी का एक क्लोज कहता था, वो क्या कहता था, फेल टू इनवाइट अटेंशन फॉर मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द गैप। तो ये कौन सा क्लोज था वो आप मुझे बताओ कमेंट में। इसके बाद आता है अगर ऑडिटर नीड टू परफॉर्म न्यू और एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो करो ना, क्या दिक्कत है। सर्कमस्टेंसेस एनकाउंटर जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन बना लो, क्या क्या चेंजेस करे उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, किसने चेंज करे उसका डॉक्यूमेंटेशन, कब चेंज करे उसका डॉक्यूमेंटेशन, और किसने रिव्यू करा, इन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन बना लो। एक ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर द ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी मैटर। अगर आपको पता है आपने क्या करा, साइन करा है एंगेजमेंट लेटर को, तो भैया इससे पता चलता है ना कि यार ऑडिटर ने एग्री कर लिया टर्म ऑफ एंगेजमेंट को। आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ेगा कि यार ऑडिटर एग्री करा है नहीं करा, उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, क्यों, ये इटसेल्फ डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑडिटर हैज एग्री द टर्म ऑफ एंगेजमेंट। तो इसके लिए ही बोलता है कि आपको ईच एंड एवरी मैटर पे डॉक्यूमेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ऑलरेडी है, जो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, उससे ही डेमोन्स्ट्रेट होता है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आपको एग्जांपल एक बार देखने हैं। फिर आता है असेंबली ऑफ फाइल, ऑडिट फाइल। यहाँ पे आपको 60 डेज के अंदर आपको असेंबल करनी पड़ती है ऑडिट फाइल। आपको पता होना चाहिए कि एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑडिट फाइल और एंगेजमेंट फाइल, ये दोनों अलग अलग है। एंगेजमेंट फाइल और ऑडिट फाइल एक होते हैं और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ साथ बनाना पड़ेगा, जब भी आप प्रोसीजर परफॉर्म करें जब भी आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। जब जो ऑडिट फाइल की बात आती है उसमें हम कंपाइल करते हैं सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। आपको 7 ईयर्स तक ना उसको डिलीट कर सकते हो ना डिस्कार्ड कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है, आपने एंगेजमेंट फाइल बना दी उसके बाद आपको कुछ मॉडिफाई करना है, कर सकते हो, बट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस रीजन की वजह से आपको चेंज करना पड़ रहा है, साथ साथ किसने चेंज करा, कब चेंज करा और रिव्यू किसने करा, वो सारी चीजें बताओगे।
फिर आएगा ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जब हम बात करते हैं ओनरशिप के रिगार्डिंग तो एसक्यूसी 1 क्या बोलता है कि यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, और ऑडिटर की खुद की मर्जी से वो क्लाइंट को या थर्ड पार्टी को अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ध्यान रखना पड़ेगा इट डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और इंडिपेंडेंस, ये चीजें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट सर अगर कोई रेगुलेटर मांगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो वहां पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू प्रोवाइड द एक्सेस वर्किंग पेपर टू द रेगुलेटर, और इसमें वो भी आफ्टर इन्फॉर्मिंग टू द क्लाइंट, मतलब आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करके आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे रेगुलेटर्स को क्या अपने वर्किंग पेपर्स को। बट इन केस ऑफ थर्ड पार्टी और इन केस ऑफ क्लाइंट वहां पे आपको क्या ऑडिटर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, वो प्रोवाइड कराना चाहता तो कराएगा। और इसी के रिगार्डिंग एग्जांपल है कि मेन ऑडिटर के पास एक्सेस नहीं होता वर्किंग पेपर ऑफ द ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी, ब्रांच ऑडिटर चाहता है तो खुद प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज मेन ऑडिटर के पास एक्सेस नहीं होता। सेम ऐसे ही इंटरनल ऑडिटर के केस में होता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, जब हम बात करते थे एसए 600 सीरीज में तो उसके अंदर एक पॉइंट आता था वहां पे किस चीज रिगार्डिंग, जब आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहे हो तो उस केस में जो भी वर्किंग पेपर होगा वो आपका पार्ट बन जाएगा, डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर वर्क परफॉर्म करेगा, वो सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट माना जाएगा, वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा एसए 240 ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट एसए है। जब हम बात करते हैं एसए 240 की, यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी सीरीज हम पूरा एसए 240 के अंदर देखेंगे। जब हम एसए 240 को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, जब भी कोई हम इंटेंशनली मिसस्टेटमेंट करते हैं वो फ्रॉड का पार्ट बनता है, अगर कोई एरर की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट हुई है वो फ्रॉड का पार्ट नहीं बनेगा। सर फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। जब आप कोई एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपको पता है गलत है फिर भी आप लगा रहे हो, आपको सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता है आनी चाहिए थी फिर भी आपने ओमिट करी, तो इन केसेस में क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, क्योंकि ये बड़ी लेवल पे होता है। बड़ी लेवल पे कौन कर सकता है, मैनेजमेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड। सेकंड आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मींस मतलब आपने एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करा, जो एंटिटी की एसेट्स थी आपने उसको चुरा लिया, एम्बेजल कर ली रिसीट्स, तो ये सारी छोटे मोटे काम कौन करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसके अंदर एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड आता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप के फ्रॉड होते हैं, और आपको केस स्टडी में आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे कि कौन से टाइप का फ्रॉड हुआ है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फिर बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, यार मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, भैया मैनेजमेंट की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, और कौन डिटेक्ट करेगा, मैनेजमेंट तो पूरे टाइम रहती है, ऑडिटर तो एक बार आके चेक करता है, तो मैनेजमेंट तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ऑफ एन एंटिटी। जब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा, आके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एसे एंड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, वही ऑब्जेक्टिव है इसका, वही बात कह दी। और इसके साथ साथ हमने एसे 200 के अंदर लिमिटेशन भी देखी थी, इनहेरेंट लिमिटेशन, वहां पे फ्रॉड की भी बात करी थी, सेम यहाँ पे आ गया, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क। आप चाहे कितने ही अच्छे से ऑडिट प्लान कर लो फिर भी देयर इज सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड, क्योंकि वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाती है। फिर इसके रिगार्डिंग बोला कि रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड हायर होता है एरर से, क्योंकि फ्रॉड में जानबूझ के करी जाती है वो मिसस्टेटमेंट, तो उसको छुपाने के लिए भी काफी अच्छे से काम करा जाता है, केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम होती है। और रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड हायर होगा एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड से, क्योंकि मैनेजमेंट के पास पूरा एक्सेस होता है, पूरा कंट्रोल का एक्सेस होता है, वो पूरी चीजें चेंजेस कर सकती है। साथ साथ ऑडिटर डज नॉट मेक लीगल डिटर्मिनेशन व्हेन फ्रॉड हैज बीन एक्चुअली अकर्ड, क्योंकि ये किसका काम है, कोर्ट का काम है। ऑडिटर क्लेम थोड़ी करेगा कि एक्चुअली में फ्रॉड हुआ है, वो भाई ऑडिटर तो रिपोर्टिंग कर देगा अपने हिसाब से, और ऑडिटर को रिपोर्ट करते टाइम इसका भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, साथ साथ क्लोज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ, ये आपको हर केस स्टडी के अंदर लिख के आना पड़ेगा जहां पे भी फ्रॉड हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आता है टाइप ऑफ फ्रॉड दैट कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड होता है, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और सेकंड इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब इतने बड़े बड़े काम कौन कर सकता है, मैनेजमेंट ही कर सकती है। सेकंड आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जहां पे थेफ्ट होती है एंटिटी के एसेट्स की, इट मींस एम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, यूजिंग एंटिटी एसेट्स फॉर द पर्सनल यूज, तो ये छोटे मोटे काम कौन करेगा, एम्प्लॉय, इसलिए इसको एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड बोलते हैं। बट जब हम बात करते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, उसके अंदर एक और पॉइंट इन्वॉल्व होता है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, ये भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट बनता है, और ये भी एक टाइप का फ्रॉड होता है। इसकी टेक्निक्स कैसे होती है, इसके अंदर बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, मतलब आपको पता था ये एक्सपेंस नहीं हुआ फिर भी आप फेक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो भी एक टेक्निक मानी जाती है मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। इट मींस मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं।
इसके बाद आता है इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशन, जो आपको पता था अजम्पशन से गलत है फिर भी उसने यूज करी है। ओमिट करी, एडवांस करा, डिले करा, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन, आपको पता था इस ईयर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थे बट आपने ओमिट कर दी, उसको डिले करके नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दी, कंसील कर दिया कोई मटेरियल डिस्क्लोजिंग फैक्ट, एंगेज हो गए कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में। तो ये सारी टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल कर सकते हो। अब आपके पास हो गए 3 टाइप के फ्रॉड, एक तो भैया हमारा हो गया फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और एक हो गया मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। आपको है ना हमेशा केस स्टडी को में अगर कोई फ्रॉड केस स्टडी बन के आई है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यार किस टाइप का फ्रॉड है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, और आपको लिख के आना पड़ेगा। ये केस स्टडी का फॉर्मेट होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है एसे 240 का। फिर आता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इससे पहले हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब आप एंटिटी के अंदर आए, आप डायरेक्ट तो फ्रॉड चेक करने जाओगे नहीं, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है यार, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट तू प्रिवेंट कर, तू डिटेक्ट कर फ्रॉड को, तो भाई हम मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसीजर भी तो परफॉर्म करे होंगे प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा यार, मैनेजमेंट से पूछेगा मैनेजमेंट तेरी रिस्पांसिबिलिटी थी, तूने डिटेक्ट करा क्या फ्रॉड, तू मुझे ये बता, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। यहाँ पे हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं जिससे हमें पता लगे कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है ड्यू टू फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, अदर्स विद इन द एंटिटी, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो इंटरनल ऑडिटर से भी इंक्वायरी कर लेगा। क्या इंक्वायरी करेगा कि भाई तुम्हें नॉलेज है क्या एक्चुअल फ्रॉड की, सस्पेक्टेड फ्रॉड की, एलिक फ्रॉड की, तो मुझे बताओ। तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया। सेकंड क्या बोलता है, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा। देखो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, हमारा प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना फ्रॉड को, बट उसको ओवरसाइट कौन करेगा, टीसीडब्ल्यूजी। तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, भाई टीसीडब्ल्यूजी तू कैसे ओवरसाइट कर रहा है मैनेजमेंट को और इंटरनल कंट्रोल को रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड। और थर्ड क्या करेगा, भैया इवेल्युएट करो अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल रिलेशनशिप, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल रिलेशनशिप है वो नॉर्मल कोर्स में तो होता नहीं है। अब कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप हुआ है तो यार वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है, उसको इवेल्युएट करो। साथ साथ इवेल्युएट करो इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जो हम अभी डिस्कस करेंगे ना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर कोई इवेंट और कंडीशंस, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा जिससे आपको क्या पता लगेगा कि यार यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है ड्यू टू फ्रॉड। अगर है तो हम आगे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे आएंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, हम हमेशा प्री अज्यूम करके चलते हैं देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो वहां पे किस टाइप का रेवेन्यू ट्रांजैक्शन गिव राइट टू सच रिस्क और असेस रोमम ट्रीट एज ए सिग्निफिकेंट रिस्क, जो भी रिस्क हमें मिलेगा इसके अंदर उसको हम सिग्निफिकेंट रिस्क मान के चलते हैं, जो हमारे एसए 315 के अंदर बोला जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स, उसको हम वो मान के चलते हैं। तो ये पूरा था हमारा क्या, हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में आपको एक सिंपल तरीके से बता दूं, अगर देयर इज हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, आपको पता है इस एंटिटी में हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो वहां पे रेवेन्यू मैनेजमेंट का कम होगा, एंटिटी का रेवेन्यू कम होगा, तो मैनेजमेंट के पास प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि मैनेजमेंट रेवेन्यू को इन्फ्लेट करके शो कर दे। तो वहां पे क्या मैनेजमेंट पास कोई इवेंट और कंडीशंस हो गए दैट इंडिकेट इंसेंटिव, प्रेशर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड टू कमिट फ्रॉड, तो वहां पे मैनेजमेंट के पास एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि मैनेजमेंट तुम फ्रॉड करो। तो ये एक इवेंट और कंडीशंस होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है या नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे फ्रॉड होंगे ही होंगे, ये एक इवेंट और कंडीशन है जिसको इवेल्युएट कहां पे करेंगे, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम इवेल्युएट करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये यहाँ पे रिस्क है या नहीं है। अगर रिस्क है तो हम उसके ऊपर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक आता है इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। जब हम बात करते हैं और यहाँ पे आता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले तो ये कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अगर कोई आपसे पूछा देयर इज वोलेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, आपको पता है भाई हर साल वोलेशन हो रहा है लॉ एंड रेगुलेशन का, तो आपको पता लगे यार ये तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है। जब मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा है तो ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो जाएगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन सा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इट इंडिकेट द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये आपको मेंशन करके आना पड़ेगा सॉल्यूशन में हर केस स्टडी में कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, एटीट्यूड है, अपॉर्चुनिटी है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये रीड करने हैं। जब भी हम बात करेंगे इंसेंटिव ऑफ प्रेशर की फॉर द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब मैनेजमेंट लेवल की प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो कब क्रिएट हो सकता है, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है। एक्सटर्नल फैक्टर मींस जब मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती, लाइक कंपटीशन हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिमांड में नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, वहां पे मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रही, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में क्या आ सकता है कि यार अगर कोई आपको पता लगा यार इंटरनल कंट्रोल ही खराब है, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है मैनेजमेंट को कि आप फ्रॉड कर लो, तो वहां पे हमारा आ जाता है अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही आपको ये सारे रीड करने, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी और इंसेंटिव, किस किस का, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड का।
जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई इवेंट और कंडीशंस मिलेंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इवेंट और कंडीशन मिलेंगे जिसको आप इवेल्युएट करोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। फिर आपको पता लगा कि यार यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो भैया आप आओगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, या ओवरऑल लेवल पे आपको पता लगा रिस्क होने के चांसेस है, तो आप क्या करोगे, असाइन करोगे और सुपरवाइज करोगे पर्सनल को अकॉर्डिंग देयर स्किल्स और नॉलेज। मतलब आप पूरे बड़े लेवल पे आप अच्छे से क्वालिफाइड पर्सनल को डिवोट करोगे इन द एरिया जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। साथ साथ इवेल्युएट करोगे सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि यही से तो हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस थे। जब हमने पढ़ा था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे क्या था, मैनिपुलेशन फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब यहाँ पे मिस एप्लीकेशन होने के चांसेस है तो उसको इवेल्युएट करोगे। साथ साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करोगे, जिससे आपको जैसे पता लगा कि यार इन्वेंटरी फ्रॉड होने के चांसेस, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन अनप्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से करो कि चुपचाप जाके अचानक से करो। तो वो सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे, वो सारी चीजें ओवरऑल लेवल पे आप चेक करोगे। बट आपका रेस्पॉन्स क्या होगा असर्शन लेवल पे, मतलब आपको पता लगा इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, आपको पता लगा इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस में क्या है, फ्रॉड होने के चांसेस है। आप क्या करोगे उस केस में, आपके जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप उसको इंक्रीज कर दोगे, मतलब नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, नेचर को आप चेंज कर दोगे, टाइमिंग को चेंज कर दोगे, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को इंक्रीज कर दोगे, मतलब इन डेप्थ चेकिंग करोगे, जिससे वो फ्रॉड होने के चांसेस जो भी थे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। ये हमारे होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसके अंदर एक और पार्ट आता है, रेस्पॉन्स टू द रिलेटेड रिस्क इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। मतलब आपने कुछ भी प्रोसीजर परफॉर्म करे हो, आपको ये 3 प्रोसीजर तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। सर कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर, मतलब आप टेस्ट चेक करोगे जर्नल एंट्री को, क्योंकि वहां पे टेक्निक्स में क्या था, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हम क्या करें, टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर। सेकंड क्या, रिव्यू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर द बायसनेस एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंसेस दैट प्रोड्यूस बायसनेस। वहां पे क्या था, आपने इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट करें अजम्पशंस को, तो यहाँ पे क्या करें, रिव्यू करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर द बायसनेस। फिर थर्ड क्या करें, चेक करें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपको ये तीनों प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में इन केस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ये था हमारा पूरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले आके आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, इंक्वायरी करोगे, इवैल्यूएट करोगे इन्फॉर्मेशन को, फिर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, फिर आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे आओगे। तो आपको केस स्टडी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यार केस स्टडी क्या कहता है, एक तो नॉर्मल फ्रॉड की कहता है, तो आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 को डाल दोगे, साथ साथ इनके प्रोसीजर डाल दोगे, साथ साथ फ्रॉड रिस्क फैक्टर डाल दोगे, कारों की रिपोर्टिंग डाल दोगे, ये सारा डाल दोगे। बट अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर का पूछे तो आपको ये चेक करना है भैया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला या ओनली अभी तक इवेंट मिला है। अगर इवेंट ही मिला है तो आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको पता लगा कि यार यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला हुआ है तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पर आना पड़ेगा। फिर आता है हमारा मेन, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कोई फ्रॉड मिला आपको एक ही मैनेजमेंट का फ्रॉड मिला, बट आपको ये लगता है यार यहाँ पे और भी तो फ्रॉड हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी मेरे को मिल जाए सारे फ्रॉड, एक फ्रॉड तो मिल गया बाकी और भी फ्रॉड हो सकता है। तो वो क्रिएट करता है, दैट ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑन द ऑडिटर एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, कि ऑडिटर इसको परफॉर्म भी कर सकता है या ऑडिटर को विड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकता है। सर ये कब कब क्रिएट हो सकता है, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही फ्रॉड से रिलेटेड, आपको चाहिए थी वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया, या फिर कोई आपका इंटरनल कंट्रोल में दिक्कत है, तो ये सारे केसेस क्या शो करेंगे, यार यहाँ पे और भी फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब जो भी जहां पे भी आपको फ्रॉड मिले, आपको केस स्टडी के अंदर ये पॉइंट तो लिख के आना ही आना है कि दैट क्रिएट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑन द ऑडिटर एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। और उसके अंदर ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने जब भी फ्रॉड की बात हो जाएगी। इट मींस आपका क्या हो जाएगा, जब भी कोई केस स्टडी आएगी तो वहां पे सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 तो लिखोगे, कारो भी लिख के आओगे, कारो का आप 11 क्लोज को, साथ साथ आपको ये अनेबल टू कंटिन्यू वाला भी पॉइंट सारे लिख के आने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना केस स्टडी के अंदर। और फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग वेदर टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड द अपॉइंटमेंट। आपको रिपोर्टिंग करने की, किसको रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आप इवैल्यूएट करोगे। साथ साथ कंसीडर करोगे वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, इफ लीगली परमिट है तो आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप उसको कंसीडर करोगे। साथ साथ अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में पहले तो आप एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करोगे कि भाई हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, रीजन ऑफ विड्रॉल क्या, आप वो सारी चीजें इन्फॉर्म करोगे। साथ साथ डिटरमाइन करोगे कि आपकी कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, किसी और को तो नहीं बताना कि आप विड्रॉ कर रहे हो, साथ साथ रीजन फॉर विड्रॉ बताना है, तो वो सारी चीजों को आप डिटरमाइन करोगे। ये हमारा था ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। ये आपको हर केस स्टडी में लिख के आना है, क्योंकि मैं आपको अभी शो करूंगा तो आपको पता लगेगा हर केस स्टडी में यही लिखा हुआ है।
फिर आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मींस क्या होगा, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। एक तो मैनेजमेंट से लेंगे कि मैनेजमेंट तू एक्नॉलेज कर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्नॉलेज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफ फ्रॉड। फिर डिस्क्लोज कर भाई, जो भी तूने मैनेजमेंट तूने जो इसके रिगार्डिंग असेसमेंट परफॉर्म करे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट्स मिले हैं तूने वो सारे ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिए, वो मुझे पता। और साथ साथ तुझे कोई नॉलेज है फ्रॉड की, सस्पेक्टेड फ्रॉड की, तूने वो ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया, इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे। और इसी के अंदर क्या बोलते हैं, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट। ये तो हम बेसिक मानते ही हैं। तो अगर हम इसके क्वेश्चन देखें एक बार, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल सच अ टेक्निक सच एज रिकॉर्डिंग ऑफ द फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। मतलब केस स्टडी में कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी तो आपको मेंशन करके आना पड़ेगा कि यार ये मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे फिक्टिशियस जर्नल एंट्री इज अ टेक्निक जिससे मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल हुआ है। और यहाँ पे आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी लिख के आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ये भी लिख के आना पड़ता है, देखो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस दैट ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑन द ऑडिटर एबिलिटी। साथ साथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 और क्लोज 11, ये पूरा आपको केस स्टडी ऐसे बना के आनी पड़ेगी। स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है, साथ साथ ही कौन से लेवल का फ्रॉड है, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। फिर आपको आगे प्रोविजन लिख के आने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है जब भी केस स्टडी सोल्व करोगे 240 की। नाउ वी आर मूविंग टू एसे 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी लॉ एंड रेगुलेशन की बात करेंगे तो भैया प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, मैं तो आके चेक कर रहा हूँ कहीं नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ। तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन जो हमने ऐसे 200 की बात करी थी वो भी चेक करेंगे कि देयर आर मेनी लॉ एंड रेगुलेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इतनी सारी लॉ एंड रेगुलेशन होती है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई इंपैक्ट ही नहीं आता, तो ऑडिटर उसको कंसिडर करेगा नहीं। साथ साथ नॉन कंप्लायंस कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट, मतलब कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वो भी डिजाइन टू कंसील इट होता है, तो ऑडिटर के लिए डिफिकल्टी हो जाता है टू डिटेक्ट द मटेरियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमने ऐसे 200 के अंदर भी देखा था इनहेरेंट लिमिटेशन। और यहाँ पे इट इज अ मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एक्चुअल में नॉन कंप्लायंस हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी मैनेजमेंट की, हमने बताया तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ओवरसेट कौन करेगा, टीसीडब्ल्यूजी ओवरसेट करेगा। तो सर आप प्रिवेंट कैसे करेगी मैनेजमेंट और डिटेक्ट कैसे करेगी नॉन कंप्लायंस को, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनेगी। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक तो इंटरनल कंट्रोल को ऑपरेट करो जिससे नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस कम हो, डिटेक्ट कर ले और प्रिवेंट कर ले। साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट को स्टेब्लिश करो, डिजाइन करो और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, उनको बताओ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। साथ में मॉनिटर करो कंप्लायंस रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट और एक रजिस्टर मेंटेन करो फॉर द सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन की। तो ये सारे आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब जब लॉ एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, दो टाइप की लॉ एंड रेगुलेशन होती है, एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। डायरेक्ट इफेक्ट तो कैसे हो सकता है, आपको वहां पे चेक भी करना पड़ेगा कि यार ये इसका कंप्लायंस भी हुआ है नहीं हुआ, वहां पे आप क्या चेक कर रहे हो, कंप्लायंस हुआ भी है नहीं भी हुआ वो भी चेक कर रहे हो। बट जब जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो आप क्या प्रॉपर चेक करोगे, कुछ नहीं चेक करोगे उसमें, तो आप ये देखोगे कोई ऐसा इंस्टेंस तो नहीं मिला जिससे नॉन कंप्लायंस पता चल रहा हो। अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस पता चल रहा हो तो ही आप आगे प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, अदरवाइज तो आप उसमें वैसे ही छोड़ दोगे। तो ये आपका डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। आप जब एंटिटी के अंदर है आप डायरेक्ट तो ऐसे नहीं करोगे भाई दिखाओ तेरा नॉन कंप्लायंस और लॉ एंड रेगुलेशन सारी चीजें दिखाओ, आपको पहले पता तो होना चाहिए एंटिटी के ऊपर कौन सी लॉ एंड रेगुलेशन लगती है। तो आप क्या करोगे, आके अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की, भैया इसके अंदर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क लगते हैं उस एंटिटी पे, उसके इंडस्ट्री पे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगे। साथ साथ मैनेजमेंट और एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है उस फ्रेमवर्क को, आप उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लोगे। आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उसके रिगार्डिंग क्या करोगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे रिगार्डिंग द कंप्लायंस फॉर दोस लॉ एंड रेगुलेशन which have direct effect। किस पे डायरेक्ट इफेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कैसे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, फॉर द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, उसके रिगार्डिंग तो आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हो कि यार कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, वो पूरी चीजें चेक करोगे। बट जब हम बात करते हैं सर जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ही नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, उसके रिगार्डिंग आप क्या देखोगे कि यार नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग कोई डायरेक्ट इंस्टेंस तो नहीं है, वो सारी चीजें आप चेक करोगे, प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सर इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से कि भैया तूने कंप्लायंस कराया ना सारी चीजों का, अगर नहीं करा तो बता दे, नॉन कंप्लायंस पता लग जाएगा। सेकंड आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर
सकते हो कोरस्पोंडेंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो चीजें आप इवेल्युएट कर सकते हो। मतलब जब भी हम बात करेंगे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की, तो आप तो एक तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लोगे, साथ साथ आप उसके साथ साथ ये वाला भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से, साथ साथ इंस्पेक्ट कर सकते हो कोरस्पोंडेंस की। बट जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट की, वहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली तो बात आएगी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस देखोगे नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग, वो भी सिर्फ ये दो चीजें परफॉर्म करके, इंक्वायरी करके और इंस्पेक्ट करके, और साथ साथ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो फॉर ऑल नॉन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस दैट हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग हम परफॉर्म करेंगे बेसिक चीजें। अब बात आती है इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। कोई कोई ऐसे मैटर होते हैं जिससे आपको इंडिकेट हो सकता है कि यार यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन होने की चांसेस हैं, जैसे एडवर्स मीडिया कमेंट। अगर एडवर्स मीडिया कमेंट हो रहा है तो आपको आइडिया लग सकता है कि यार यहाँ पे नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस हो सकते हैं, उस एरिया में आपको ज्यादा चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारे आपके क्या है इंडिकेटर्स है, आपको ये रीड करना है इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, आपका परचेज प्राइस सिग्निफिकेंटली हाई है या सिग्निफिकेंटली बिलो है, आपकी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है टैक्स हेवन कंपनीज के साथ, आपकी लीगल एंड रिटेंशन फी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई सेल्स और कमीशन एजेंट कमीशन हो रहा है, एडवर्स मीडिया कमेंट से। तो ये सारी चीजें आपके इंडिकेटर है जिसका आपको नॉन कंप्लायंस और रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन का आपको आइडिया लग सके। यहाँ पे जरूरी नहीं है नॉन कंप्लायंस हुआ ना हो, यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिकेशंस मिलते हैं जिसको आप फर्दर प्रोसीजर से परफॉर्म करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है या नहीं है। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। अगर आपको कोई इंस्टेंस मिलता है नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन का, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग इन द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज इन विच इट अकर्ड, और साथ साथ फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा रिगार्डिंग द पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फिर ऑडिटर ने सस्पेक्ट करा कि देयर में भी नॉन कंप्लायंस है इसके अंदर, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से और टीसीडब्ल्यूजी से। अगर वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते और आपको लगता है कि उसका जो इफेक्ट होगा वो मटेरियल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कैसा इफेक्ट, मटेरियल इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो भैया आप लीगल एडवाइस को ऑब्टेन कर दो, उस केस में आप लीगल एडवाइस ले लोगे। और इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो उस केस में आप इवेल्युएट करोगे कि लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो आपके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा वो चीजें आप इवेल्युएट करोगे। What if मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी डज नॉट टेक रेमेडियल एक्शन, जो ऑडिटर को लगता था कि एक्शन लेना चाहिए था बट मैनेजमेंट एक्शन नहीं ले रही, तो उस केस में अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिटर में कंसीडर विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। चाहे वो नॉन कंप्लायंस जो आपका मटेरियल हो या ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट उसका एटीट्यूड शो हो रहा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, उस केस में आप विड्रॉ कर लोगे। और या फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई आपको लीगली परमिट नहीं हो, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में उसको नॉन कंप्लायंस को एक्सप्लेन करोगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में आता है रिपोर्टिंग, एक तो आप टीसीडब्ल्यूजी को करोगे, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी नॉन कंप्लायंसेस होती हैं अदर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर, मतलब छोटी मोटी नॉन कंप्लायंस को छोड़ के सारी नॉन कंप्लायंस किससे डिस्कस करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से, जो ऑडिटर के अटेंशन में है ड्यूरिंग द ऑडिट। क्योंकि सारी नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करना ये तो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाती है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। फिर आता है इफ ऑडिटर की जजमेंट में लगता है कि नॉन कंप्लायंस रेफर्ड अबव इज इंटेंशनल और मटेरियल, उसको लगा ऑडिटर को कि यार ये तो इंटेंशनल और मटेरियल है, तो एएसएपी वो इन्फॉर्म करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। अगर ऑडिटर को लगा कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दोनों ही इन्वॉल्व है नॉन कंप्लायंस में, तो भैया ऑडिटर नेक्स्ट हाई लेवल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, उससे भी ऊपर जो होगा उसको इन्फॉर्म करेगा। अगर कोई नहीं है तो उस केस में आप ऑब्टेन करो लीगल एडवाइस। ये तो था आप इन्फॉर्म करने के रिगार्डिंग टीसीडब्ल्यूजी को। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करोगे, इफ ऑडिटर ने कंक्लूड करा नॉन कंप्लायंस हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में भैया क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ सकता है, एडवर्स ओपिनियन भी आ सकता है, क्योंकि मटेरियल इफेक्ट तो आपको पता लग गया, आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन कर लिया। फिर आता है इफ ऑडिटर को प्रिक्लूड कर दिया मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इवैल्यूएट वेदर नॉन कंप्लायंस मे बी मटेरियल और नॉट, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करोगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन क्रिएट हो गया ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आता है रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट अथॉरिटी। यहाँ पे आपकी कोई भी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अंटिल कोई लॉ एंड रेगुलेशन आपको फोर्स करे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करे, तो ही आपको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। जैसे नो क्लार के अंदर इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिसकी नेटवर्क 250 सीआर से ज्यादा होती है या 250 सीआर होती है, उसको रिपोर्ट करना पड़ता है नो क्लार के अंदर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर आ सकती है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आपसे बोलती है तो। ये था हमारा पूरा ऐसे 250 के अंदर, जहां पे हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने बेसिक प्रोसीजर देखा, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो एंटिटी के ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क लगते हैं, उसे कैसे कंप्लाई कर रहा है।
डायरेक्ट इफेक्ट के ऊपर आप क्या करोगे, आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लोगे। इनडायरेक्ट इफेक्ट के ऊपर आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे रिगार्डिंग द इंस्टेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस। तो उसके अंदर हम इंक्वायरी करते थे और साथ साथ कोरस्पॉन्डेंस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम चेक करते थे। फिर हमने इंडिकेटर्स देखे, फिर आप क्या करोगे, अगर आपको इंस्टेंस मिला तो उस केस में आप पहले खुद अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखोगे, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है तो आप भाई टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से ऑब्टेन करो इन्फॉर्मेशन। अगर वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो, और मटेरियल भी आपको लगता है मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो आप क्या करो, आप ऑब्टेन कर लो लीगल एडवाइस। वो सारे प्रोसीजर थे। फिर हमने रिपोर्टिंग के बारे में देखा। अब आते हैं एसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ हर चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, एक तो भैया ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। इसके अंदर क्या क्या आएगा कि यार ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, वो बताएगा। साथ साथ ऑडिट करने से भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की, वो भी बताएगा। अगर ये आप ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हो एंगेजमेंट लेटर के थ्रू, तो आप वापस कम्युनिकेट नहीं करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ, फिर रहने देना। फिर आता है हमारा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। इसके अंदर कम्युनिकेट करेगा ड्यूरिंग द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करेगा कि भैया ऑडिटर का प्लान क्या है टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एरिया ऑफ हाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा, कैसे उसका एड्रेस करेगा, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। साथ ऑडिटर के अप्रोच क्या होगी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, वो डिस्कस करेगा। साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी क्या होता है, उसका अप्लाई कैसे करेगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेगा। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑडिटर प्रिलिमिनरी व्यूज को कम्युनिकेट करेगा रिगार्डिंग द की ऑडिट मैटर, क्योंकि वहां पे भी हमें कम्युनिकेट करना जरूरी होता है की ऑडिट मैटर। तो उसके रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी व्यूज जो भी होते हैं वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। ये हमारा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट की बात ही। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट। ऑडिटर कम्युनिकेट क्या क्या करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कि भैया ऑडिटर का व्यू क्या है रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई वो कैसी है, करेक्ट है नहीं है, उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट सही यूज करे, रीजनेबल है नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, उसके रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होंगे ऑडिटर वो डिस्क्लोज करेगा, वो डिस्कस करेगा अपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ। साथ साथ जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर हुई ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट वो डिस्कस करेगा। और अनलेस टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्विंग इन द मैनेजिंग एंटिटी, मतलब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है, तो उस केस में आप क्या डिस्कस करोगे कि यार आपने जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करे हैं मैनेजमेंट के साथ वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करोगे, और आप क्या क्या रिक्वेस्ट करे हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से वो डिस्कस करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। और कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होता है वो सारी चीजें डिस्कस करोगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से मैटर्स को आप डिस्कस करोगे, एक तो भैया आप डिस्कस करोगे सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो डिस्कस करोगे। सेकंड, कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आपको एनकाउंटर हुई वो डिस्कस करो। अनलेस टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्विंग एज ए मैनेजिंग एंटिटी, वहां पे आपने सिग्निफिकेंट जो भी मैटर्स आपने डिस्कस करे मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कस करो। और उसके अलावा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो आप मैनेजमेंट से मांग रहे हो वो डिस्कस करो। और सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट वो डिस्कस करो। सर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज मींस क्या होती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो, या कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी मैनेजमेंट ने, या कोई अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम दिया विद इन विच यू आपको कंप्लीट करनी है ऑडिट, या सिग्निफिकेंट डिले कर दिया मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग, एक्सटेंसिव आपको एफर्ट लगाने पड़ी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक द असेसमेंट, क्योंकि ऐसे 570 में तो मैनेजमेंट को असेसमेंट बनाना ही पड़ता है। अगर मैनेजमेंट नहीं बना रही, ऑडिटर को डिफिकल्टी हो रही है, तो वो भी कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो ये सारी हमारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होती है जो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। ये हमारा इंपॉर्टेंट आता है एडिशनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो तो वहां पे आपको एडिशनल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सर क्या क्या कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम और अदर्स विद इन द फर्म इंक्लूडिंग नेटवर्क फर्म उन्होंने कंप्लाई करा एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस का कंप्लाई करा। सेकंड, ऑल द रिलेशनशिप एंड अदर मैटर बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म और एंटिटी दैट बियर ऑन द इंडिपेंडेंस, तो वो सारी चीजें हमने चेक कर ली, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही जितनी भी फी चार्ज करिए ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज वो डिस्कस करोगे। और उसके अलावा आपने क्या क्या सेफ गार्ड लगाए, अगर कोई आपको लगा कोई रिस्क है इंडिपेंडेंस पे तो आपने क्या क्या सेफ गार्ड लगाए, कैसे वो एलिमिनेट करा थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो चीजें आप डिस्कस करोगे किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो ये सारे मैटर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, एडिशनल मैटर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। फिर आता है फॉर्म एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको रीड कर लेना, काफी बेसिक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और जो हमने प्रिलिमिनरी व्यूज की बात करी थी वो ऐसे 701 के अंदर है, आप वहां से रेफर कर लेना। तो ये सारे हमारी बात थी किसके रिगार्डिंग, 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी के रिगार्डिंग। फिर आता है ऐसे 265 कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल।
टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। तो सर डेफिशिएंसी क्या होती है? जब आप कोई कंट्रोल ही मिसिंग है, या कंट्रोल तो लगाए हैं बट वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, करेक्ट नहीं कर पा रहा मिसस्टेटमेंट को, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी। अगर वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ इन राइटिंग में। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है और आपको 2-4 डेफिशिएंसी मिलके सिग्निफिकेंट हो गई, तो आपको तो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ टाइमली बेसिस में, वो भी रिटर्न में। चाहे वो डेफिशिएंसी से कोई मिसस्टेटमेंट अकड़ हुई हो चाहे ना हुई हो, फिर भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हाउ ऑडिटर कंसिडर्ड इज इफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये सारे एग्जांपल से आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि यहां से आने के चांसेस कम है। फिर आता है इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं? अगर पूरे ही कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, तो एविडेंस आपको मिल गया, तो भैया उससे पता लग रहा है यार ये तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अगर आपको पता लगा एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब जो एंटिटी को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना था वो एब्सेंस है ही नहीं, तो उस केस में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। आपको एविडेंस मिला इनइफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो एंटिटी लगाती है वो इनइफेक्टिव है, तो वो भी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। आपको पता लगा इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, वो भी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एज अ प्रायर पीरियड आइटम इन करंट पीरियड P&L, तो ये भी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स होते हैं, इसको एक बार रीड कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। फिर हमारी जो बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। अगर आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, किससे कम्युनिकेट करोगे, कब कम्युनिकेट करोगे, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जब बात आती है कब कम्युनिकेट करोगे, लिस्टेड एंटिटी के केस में भैया डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, उससे पहले ही कम्युनिकेट करोगे आप। किससे? मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, वो हम देखते हैं। फिर आता है अदर एंटिटी के केस में आप कब तक करोगे? बिफोर द डेट ऑफ असेंबली फाइल, मतलब लिस्टेड एंटिटी केस में बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अदर एंटिटी केस में बिफोर द डेट ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। बट सर कम्युनिकेट किससे करें? अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो दो लोगों से कम्युनिकेट करोगे, एक तो मैनेजमेंट सीईओ और सीएफओ से, और एक टीसीडब्ल्यूजी से। एक मैनेजमेंट जो भी हाई लेवल मैनेजमेंट होती है उससे, जैसे सीईओ सीएफओ हो गया, और साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करोगे। और अगर कोई अदर डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी जिस कंट्रोल से रिलेटेड है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसकी मैनेजमेंट से आप कम्युनिकेट करोगे, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे। ये आपको ध्यान रखना, और इसका एमसीक्यू बनने के काफी चांसेस हैं। इफ मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, फिर भी मैनेजमेंट ने उसको ठीक नहीं करा, तो भी आपको वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात आ रही है। इजी वे में समझाता हूँ, अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, चाहे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया, तो भी आपको करंट ईयर में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, नोट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, बट और मैनेजमेंट के साथ कभी किसी ने कम्युनिकेट ही नहीं करा, आज तक कम्युनिकेट भी नहीं किया, तो आपको फिर भी वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है तो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे किससे कम्युनिकेट करोगे? मैनेजमेंट के साथ। अगर सर कोई ऐसी डेफिशिएंसी जो सिग्निफिकेंट तो नहीं है बट मैनेजमेंट के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी, या तो इंटरनल ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दी, या प्रीवियस ईयर हम कम्युनिकेट कर चुके हैं, बट मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करना चाहता, तो भैया उस केस में आपको वापस कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, चाहे ऑलरेडी कम्युनिकेटेड हो, चाहे मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करना चाहता हो, फिर भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में। अगर कोई अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, अगर एक बार भी कम्युनिकेट नहीं करा, मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, तो आप कम्युनिकेट करो। अगर ऑलरेडी पता है मैनेजमेंट ठीक नहीं करना चाहती, तो भैया छोड़ दो उसको, वापस कम्युनिकेट मत करो, इस ईयर कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है कंटेंट क्या होगा, रिटर्न ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये आपको ध्यान रखना है। लेटर ऑफ वीकनेस की बात हो रही है, लेटर ऑफ वीकनेस आप बात करोगे जब भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके अंदर क्या लिखोगे? आ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सप्लेनिंग द पोटेंशियल इफेक्ट, उस डेफिशिएंसी से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे। फिर इसके साथ साथ आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को झाड़ दोगे, कैसे कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे। क्या क्या? कि मेरा पर्पस क्या है, एक्सप्रेशन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा पर्पस ये नहीं है कि डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करूं, सारी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करूं। ऑडिटर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डेफिशिएंसी थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल थे, मैंने सिर्फ वही चेक करें, सारे कंट्रोल को चेक नहीं करें। मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू द दोज डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर ये सब लिख के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा लेगा। और मे ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडियल एक्शंस ऑन डेफिशिएंसीज, यहाँ पे मे है, जरूरी नहीं उसको सजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, उसका मन करता है तो वो सजेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, लेटर ऑफ वीकनेस। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट मैं रिस्क असेसमेंट चैप्टर में भी आप वहां से चेक कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा क्या था, एसे 265। नाउ वी आर मूविंग टू एसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि छोटा है बट ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे May 25 एग्जाम के लिए।
इसमें जॉइंट ऑडिट कब होता है? जब यार एक या एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट करती है एंटिटी, तो वहां पे जॉइंट ऑडिट आ जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यार दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाए, साथ साथ कोई कॉमन ऑडिट एरियाज कौन कौन से वो पता लग जाए, कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेना है आपको, तो वो सारी चीजें बात करेगा। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, इसके अंदर क्या होगा? जॉइंट ऑडिटर सेल जॉइंटली एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, साथ साथ सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर आएगा डेवलपमेंट द जॉइंट ऑडिट प्लान। इसके अंदर भैया एंगेजमेंट टीम दोनों की आएगी, दोनों के एंगेजमेंट पार्टनर आके मिलके बनाएंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगा? आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, कॉमन ऑडिट एरियाज, इसको आप आइडेंटिफाई करोगे। साथ साथ वही बेसिक ऑडिट प्लान आ जाएगा कि असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट, साथ साथ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसके अलावा रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। वो सारे बेसिक है डेवलपमेंट ऑफ एंगेजमेंट प्लान। बट यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या आता है कि आपको कॉमन एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करना है, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करना है, ये आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर, जो भी अलोकेशन हुआ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर, उसके रिगार्डिंग साइन करेंगे सारे जॉइंट ऑडिटर और वो कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर। जो वर्क डिवाइड हुआ है भाई ईच जॉइंट ऑडिटर को, इसको मिल गया भाई परचेज डिपार्टमेंट, इसको मिल गया सेल्स डिपार्टमेंट, तो भैया आप परचेज डिपार्टमेंट के लिए लायबल हो जाओगे, आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए लायबल हो जाओगे। ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पांसिबल ओनली द वर्क अलोकेटेड टू द सच जॉइंट ऑडिटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के जो भी कंट्रोल होंगे, इंटरनल कंट्रोल होंगे, वो आप इवेल्युएट करोगे, ए इवेल्युएट करेगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट के जो इंटरनल कंट्रोल है वो बी इवेल्युएट करेगा। ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर केम अक्रॉस द मैटर विच आर रिलेवेंट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर, मतलब ए को कोई ऐसा मैटर मिला जो बी के लिए रिलेवेंट है, तो भैया आप बी के साथ कम्युनिकेट करोगे। वो भी कब कम्युनिकेट करोगे? प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में कम्युनिकेट करोगे। और ईच जॉइंट ऑडिटर अज्यूम करके चलेगा, भैया ए अज्यूम क्या करके चलेगा कि भाई बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बी को जो सेल्स डिपार्टमेंट मिला था, बी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाया है, एज पर ऐसे कंडक्ट करा है, परफॉर्म करा है वर्क, मेरे को वापस रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम यही बी सोच के चलेगा ए के बारे में, तो मतलब एक दूसरे का वर्क को कोई रिव्यू नहीं करेगा। सब भाई दोनों ऑडिटर है तो दोनों अपने अपने वर्क परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के वर्क कौन रिव्यू करेगा? कोई नहीं करेगा। एंड देयर आर सर्टेन मैटर्स जहां पे जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे। कौन कौन से मैटर्स पे जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे? जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग भैया दोनों जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मतलब ए को क्या मिला? परचेज डिपार्टमेंट, बी को क्या मिला? भैया सेल्स डिपार्टमेंट। भैया इन्वेंट्री तो आपने डिवाइड ही नहीं करी, तो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कौन कौन? ए भी रेस्पॉन्सिबल, बी भी रेस्पॉन्सिबल, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ कोई डिसीजन लिया है सारे जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो वहां पे भी दोनों जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, सारे जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और कोई मैटर है विच आर बोर्ड टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम, मतलब एक जॉइंट ऑडिटर ए लेके आया कुछ मैटर के बारे में बी के पास और दोनों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है, तो भाई दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वहां पे भी जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल है। ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस होता है उसके रिगार्डिंग दोनों रेस्पॉन्सिबल है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एएफआरएफ है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी जो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। बट सर इसमें एक काफी अच्छी केस स्टडी है, इफ ए बी सी जॉइंटली एग्री हुए एक कॉमन एरिया के रिगार्डिंग, मतलब इन्वेंट्री के रिगार्डिंग तीनों जॉइंट ऑडिटर एग्री हो गए, बट इन्वेंट्री की 5 लोकेशन थी, 2 ए को दे दी, 2 बी को दे दी, 1 सी को दे दी, बट सी को जो लोकेशन दी थी ना, सी ने उस पर वर्क परफॉर्म नहीं करा, तो सर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इन्वेंट्री तो भैया जॉइंटली थी ना, सबको वर्क परफॉर्म करना था, ये तो डिवाइड ही नहीं हुई थी, तो इस केस में तीनों रेस्पॉन्सिबल तो होनी चाहिए। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? सर वो एक लोकेशन पे सी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दोस प्रोसीजर इज अ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे सी गिल्टी हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ये केस स्टडी बन के आ सकती है। फिर आता है रिपोर्टिंग बाय द जॉइंट ऑडिटर। जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटर, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मली तो क्या जाती है, एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जाएगी नॉर्मली, बट अगर आपका डिसएग्रीमेंट है अदर जॉइंट ऑडिटर से, तो भैया आप अपने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो। आप बाउंड नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ द व्यूज के रिगार्डिंग आप बाउंड नहीं हो, आप खुद की एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो। मैटर्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट, आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द जॉइंट ऑडिटर शैल मेक अ रेफरेंस टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब एक तो जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट है जो ए और बी इशू कर रहे हैं, एक सी की रिपोर्ट है जो सी ने अकेला सेपरेट रिपोर्ट इशू करी है, क्योंकि सी को सेपरेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, तो भैया ए और बी रिपोर्ट के अंदर सी की रिपोर्ट का रेफरेंस आएगा और सी रिपोर्ट के अंदर ए और बी की रिपोर्ट का रेफरेंस आएगा।
सर ये रेफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों की जगह ओएम मैटर पैराग्राफ के अंदर रेफरेंस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यही बात ये कहता है कि दोनों की उसमें ओएम मैटर पैराग्राफ में रेफरेंस दोगे, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का और सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट का, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्टिंग बाय द जॉइंट ऑडिटर की बात थी। तो यहाँ पे हमने पूरी एसए 200 सीरीज को फास्ट वे में कवर करा है। इसको काफी अच्छे से एक दो बार आप रीड करोगे, मोर देन इनफ है, आपको सारी चीजें रिटेन हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस।